तो क्या हाल है भाई सबके। हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर ली और हमने कर लिया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। 3 क्लासेस हो गई, यहाँ चौथी क्लास है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यार, लंबी वीडियो देख के घबरा मत कर। लंबी भी क्या है, मतलब 30 मिनट की अगर एक वीडियो हो रही है तो कोई वो बहुत ज़्यादा लंबी कहाँ हो गई। एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, डेली वीडियो चल रही हैं तो साथ साथ करते जाओ। मतलब अब देख लो, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा। बट यही है कि रोज़ 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 वीडियोस रेगुलर डलेंगी, रोज़ रोज़ देखते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी। शेयर कर दिया करो, कल भी बोला था। बाकी बातें जो है वो लिखते लिखते कर लेता हूँ मैं। तो यार शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी अब सो के जागे होंगे, जिन्होंने अब पढ़ाई स्टार्ट करी होगी। तो सबका भला हो जाए। और ये 2 ट्राइंगल्स हैं, डी ई एफ। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया करे वहीं पॉज कर दिया करो और पहले कमेंट डाल दिया करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ए बी सी और डी ई एफ, ये दो हमारे जो है क्या हैं, ट्राइंगल्स हैं। ए बी सी और डी ई एफ, ये दो हमारे ट्राइंगल्स हैं। वो कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल सिमिलर हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.4 बुक सबके सामने होगी। अभी तो मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। हेडिंग डालिए एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। भाई सिमिलर ट्राइंगल्स की ही बात होगी, मतलब एरिया की बात करूंगा बट ट्राइंगल सिमिलर होने ज़रूरी हैं। तो मैंने कहा यार ये 2 ट्राइंगल हैं, ए बी सी और डी ई एफ, ये सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर होते हैं तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा है कि अगर ये सिमिलर होते हैं तो ए बी, पहला दो, ये एक साइड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी, पहला और तीसरा, ए सी अपॉन डी एफ। ये होता है, ये हमें पता है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो ये रेशियो इक्वल आती है, इतना हम जानते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो नई चीज़ ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या, इन्होंने कहा एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होगा, इसकी बात इन्होंने करी है। तो अपने पास रेशियो तो ऑलरेडी था ही, सिमिलर ट्राइंगल थे, हमें पता था यार रेशियो इक्वल होता है। इन्होंने नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने कहा इसका यूज़ कर लो। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होगा, किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन डी, ये इसका स्क्वायर, और बी सी अपॉन ई एफ इसका स्क्वायर, और ए सी अपॉन डी एफ इसका स्क्वायर। अच्छा, सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट बन जाती है तो आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी होंगी, कुछ लाइव वीडियोस की होंगी, उस पर मत जाना। वो लाइव वीडियोस जो बीच में करी थी हमने, उसमें से कुछ में प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो छोड़ देना उन्हें। पुरानी, बहुत पुरानी वीडियोस कुछ आपको मिल जाएंगी, कुछ चैप्टर्स की, जैसे चैप्टर नंबर 3 की वीडियो मिल जाएगी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस डली हैं, वो देख लेना। बाकी ये जितनी भी होंगी इनकी सबकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियो ढूंढने में। मार्च मिड का टारगेट लेके चल रहे हैं, मार्च मिड में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा मैथ्स अपनी, और उसके बाद आपके पास आराम से रिवीजन का भी टाइम होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होता है, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया। मैंने कहा रेशियो तो ऑलरेडी अपने पास थी ना, क्योंकि हमें पता था अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं रेशियो क्या होती है, और मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। जो साइड की रेशियो थी उनका स्क्वायर कर दिया। तो अब अपने पास होने क्या वाला है कि यार कोई सी भी एक जो है वो हम ले लेंगे। जैसे अभी पहला जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें देख लेते हैं यूज़ कैसे करना है। ये चीज़ ऑलरेडी होगी, और इसमें से जिस भी साइड की बात वो कर रहा होगा बस मैं उस वाली साइड को ले लूंगा, बाकी को मैं हटा दूंगा। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर ले लूंगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। तो फटाफट से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने जान के नाम सेम लिए थे ताकि पहले क्वेश्चन में यूज़ भी कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है और ये इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए बी सी का एरिया दिया है, डी ई एफ का एरिया दिया है, ई एफ जो है वो दी है, और बी सी निकालने को बोला है। तो मैंने कहा यार अपने पास जो है वो हमें रेशियो पता है क्या होती है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ये या फिर ये या फिर ये। तो ये इसलिए हम पूरा लिख लेते हैं कि यार जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैंने कहा यार ठीक है, ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हमें अपने काम का ये दिख रहा है बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि बी सी निकालना है और ई एफ पता है। मैंने कहा यार ये यूज़ कर लो, बी सी अपॉन ई एफ वाला, ये वाली चीज़ को यूज़ कर लो। तो एरिया ऑफ ए बी सी ये कितना गिवन है, एरिया ऑफ ए बी सी गिवन है 64, 64
अपॉन डी ई एफ का एरिया गिवन है 121 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू नहीं पता, और ये हो गया 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब ये नहीं कि इसको मतलब क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं 15.4 का, नहीं यार कैसे होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है, अंडर रूट कर देते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट होगा 64 का हो जाएगा 8, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, 64 का हो गया 8 और 121 का हो गया 11। भाई मैंने क्या है स्क्वायर रूट कर दिया, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है तो एक्स वहाँ से क्या हो जाता है 2, स्क्वायर रूट कर देते हैं अंडर रूट, तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 64 का 8 और 121 का 11 हो गया। ठीक है, अब जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे ख्याल में सॉल्व कर लोगे आप। बी सी इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 54, बी सी इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। ये 11 वहाँ भेज देना डिवाइड में, डेसिमल हटा देना, 11 से कट जाएगा, सारा काम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, ट्रपीजियम बोला था ABCD। जनरली ट्रपीजियम हम लोग जब भी बनाते हैं, ट्रपीजियम का मतलब क्या होता है, दो साइड पैरेलल, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है, बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल है, बट जब भी हम बनाते हैं तो बनाते ही फौरन ऐसे लिखते हैं ABCD। यहाँ पे मैंने जानबूझ के उल्टा स्टार्ट करा, क्यों उल्टा स्टार्ट करा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया है, क्वेश्चन में गिवन ये दिया है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD। AB जो है वो CD का डबल है, तो CD का डबल होगा यानी AB वाली साइड बड़ी होगी, तो मैंने कहा भाई फिर नीचे वाली साइड AB और ऊपर वाली साइड CD। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने ये कहा है कि इसके जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, O पे, इसके डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और इन्होंने कहा है कि AOB ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसका रेशियो निकालना है एरिया का, एरिया ऑफ AOB एंड COD। तो भाई अभी स्टार्टिंग करते ही मैंने हेडिंग क्या लिखी थी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वो जिन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, अगर वो सिमिलर नहीं है तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, और क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं दिया कि सिमिलर है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सिमिलर करना पड़ेगा। बहुत आसान सा है भाई ये, मैं इसमें फिर वही जैसे हमेशा करता हूँ, बहुत सारी डिटेल नहीं लिखूंगा, आप ऐसे ही देख के समझ जाओगे। ये वाला ट्राइंगल AOB और COD की बात कर रहा है, तो ये और ये इक्वल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल, एक इस पार का एक उस पार का। इतने तो यार अब एक्सपर्ट हो गए होगे आप, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं अब, ये सब चीज़ें हमने सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज में करी थी। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों लाइन पैरेलल, ट्रांसवर्सल, इस पार का एंगल इस पार के इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मैं डायरेक्टली ट्राइंगल की सिमिलैरिटी वाली लाइन लिख रहा हूँ। AOB जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, मैंने बताया था, ध्यान से लिखते हैं, जब इसका A था तो A के साथ उसका C आ रहा है, इसका भी O है और इसका भी O है, और बचा हुआ क्या रह गया, D। तो AOB सिमिलर टू COD। जिसको क्लियर नहीं है एक बार सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज देख लेना, ये नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्यान से, अगर ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी उठा के लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। डबल A सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैंने कहा यार अब जो है वो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD जो कि उसने पूछा था उसकी बात मैं अब कर सकता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, उन्होंने जो पूछा था कि भाई AOB और COD का एरिया का रेशियो बताओ, अब हम वो बता रहे हैं। तो हमें पता है क्या होता है, यहाँ से उठाएंगे AO अपॉन CO का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, OB अपॉन OD का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, और पहला तीसरा AB अपॉन CD का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, मतलब बताया हुआ है मैंने, अभी जस्ट बताया था, तीन साइड की जो रेशो होती हैं सारी की सारी, AO अपॉन CO का स्क्वायर, OB अपॉन OD का स्क्वायर, AB अपॉन CD का स्क्वायर, तीनों थे, उसमें से जो आपके काम का हो उसको यूज़ कर लेना। मैंने कहा ये काम का है, क्यों, क्योंकि साइड तो किसी की लेंथ तो दी ही नहीं है उन्होंने, बट एटलीस्ट AB और CD में कुछ रिलेशन दिया था, मैंने कहा इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो AB की जगह मैं ट्वाइस CD लिख दूंगा और नीचे रह जाएगा CD। ठीक है भाई, देखो ये लिख सकते थे हम, AO अपॉन CO का स्क्वायर इज इक्वल टू OB अपॉन OD का स्क्वायर, ये हम ऐसे लिख सकते थे, वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सिर्फ यही लिखा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि यार यही यूज़ करना है, AB पहला तीसरा और पहला तीसरा ये CD, ये मेरे काम का है। AB की जगह मैंने गिवन था तो 2CD लिख दिया, क्योंकि लेंथ तो इन्होंने वैसे भी नहीं दिया, बट मुझे आंसर चाहिए, CD से CD कट गया ब्रैकेट के अंदर ही, और क्योंकि स्क्वायर लगाए तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1,
4:1, ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखने में लग रहा है ट्रपीजियम, बट ट्रपीजियम है नहीं, और ना ही मैं इनको पैरेलल मान सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। भाई क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप ये नहीं कहोगे कि यार इसकी शक्ल लग रही है ट्रपीजियम जैसी, तो मैं मान लूंगा। उन्होंने दिया है, कहीं डिस्क्राइब नहीं करा है कि ट्रपीजियम है, तो हम भी नहीं मानने वाले। वो उसने तो ये कहा है कि ये बीसी बेस लेके इन्होंने दो ट्रायंगल बनाए, बीसी लेके ऐसे ही ए बी सी और नीचे देखो डी बी सी। तो ए बी सी और डी बी सी ये दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और ऐसे डी बी सी। ये इतना है, बाकी ये ऐसे फिर इन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहे हैं प्रूव ये कर दो ए बी सी यानी वही जो, और डी बी सी जिन दो ट्रायंगल की मैंने बात करी थी, इनका रेशो ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। कहीं से कहीं तक कोई हिंट नहीं है यहाँ पे, अब कोई ट्रपीजियम वाला हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। और एक ही ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल है, इसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके तरीके होते हैं, आप एक बार देख ले तो फिर लगता है कि ठीक है अच्छा ऐसे है। कुछ चीज़ें इसी तरह से होंगी। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि यार ए बी सी अपॉन डी बी सी का एरिया अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ, क्योंकि अब सिमिलैरिटी, अब ये दो ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी ये है, और डी बी सी ये नीचे वाला है। ये अगर मैं लाइन मिटा दूँ, डी बी सी नीचे वाला है, तो इसमें सिमिलैरिटी का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जुगाड़ ही नहीं है। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर कैसे प्रूफ करूंगा? कोई हिसाब नहीं दिख रहा मुझे, ना ही लाइन पैरेलल है ना ही कुछ है, कोई एंगल का हिसाब नहीं बन रहा। तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये दोनों तो ऐसे सिमिलर नहीं हो सकते। तो फिर मुझे ये याद आया कि यार मेरे पास एक फॉर्मूला भी हुआ करता था एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्यों ना मैं वो लगा लूँ। लेकिन फिर ये बात आई कि यार हाइट तो है ही नहीं, हाइट भी तो लेकर आओ इसकी। तो फिर हमने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, ये ए बी सी ट्राइंगल है ना, यहाँ पे मैं एक बेस बना लेता हूँ ऐसे परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए ई। तो ये इस ट्राइंगल के लिए ये मेरा एक परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं एबीसी का एरिया अब लिखना चाहूँ तो भाई मैं क्या लिख दूंगा, एबीसी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ये बेस यानी कि बीसी, और ये हाइट ए ई। समझ रहे हो क्यों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? अपना जुगाड़ तो वही चल रहा है कि ट्राइंगल सिमिलर कर दो, काम कर दो, लेकिन यार यहाँ पे साफ दिख रहा है, अगर कर लो तो कर दो सिमिलर, सिमिलर वाला हिसाब किताब नहीं है। तो मुझे लगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं, उसके लिए मैंने हाइट ड्रॉ कर दी, और ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। अब डीबीसी का भी फिर यही सेम काम करते हैं। तो डीबीसी के लिए ये डीबीसी ट्राइंगल है, मैंने कहा इसके लिए भी ऐसे ही है, एक ये मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी एफ। तो ये हुआ कि यार ये ट्राइंगल है, देखो ये बेस है, ये इसको मिटा के देख लो, चाहे ये इस तरह से है, ये बेस और ये हाइट। तो बेस हो गया बी सी और हाइट हो गई डी एफ। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस बेचारे की भी जरूरत पड़ेगी, इसको मिटाना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, वही बी सी है, और हाइट जो है वो है डी एफ। तो हाइट हो गई डी एफ, ये हो गया। अब मुझे ये लगा कि यार दोनों का एरिया लिख लिया, क्योंकि उसने रेशो निकलवाई, मैंने कहा रेशो भी कर दो हाथों हाथ, थोड़ा सा देखने में भी लग रहा है कि हाँ कुछ तो काम बन रहा है मेरा। मैंने कहा रेशो निकाल दो फटाफट, आ गए दोनों के एरिया। तो ए बी सी अपॉन डी बी सी तैयार कर लिया। तो मुझे लगा यार बहुत बढ़िया, हाफ से हाफ भी कट गया, बी सी से बी सी भी कट गया। तो अपना ए बी सी अपॉन डी बी सी कितना आ रहा है, जो उन्होंने निकलवाया था वो आ रहा है ए ई अपॉन डी एफ, ये आ रहा है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी। कितना आ रहा है, ए ई अपॉन डी एफ। पर मैंने कहा यार ए ई अपॉन डी एफ नहीं चाहिए, अपने को चाहिए ए ओ अपॉन डी ओ। इतना जुगाड़ यहाँ से करके यहाँ तक आ गए, पर मुझे अब दिख रहा है कि यार ए ई अपॉन डी एफ नहीं बल्कि ए ओ अपॉन डी ओ चाहिए। तो मैंने कहा ए ई डी एफ ये रहे और ए ओ और डी ओ ये रहे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो छोटे छोटे से ट्राइंगल बन रहे हैं, क्यों ना इसको सिमिलर कर दिया जाए। अगर सिमिलर कर देंगे तो ए ई अपॉन डी एफ भी इसी ट्राइंगल में है और ए ओ अपॉन डी ओ भी इसी ट्राइंगल में, जुगाड़ बैठ जाएगा। और वो कैसे करेंगे भाई, ये दो छोटे जो ट्राइंगल हैं, इसमें ये 90, इसमें ये 90, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर, क्या सीन हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो भाई हमेशा की तरह लिखूंगा नहीं, समझ में आ गया, दिख रहा है आपको, इतने होशियार आप हो कि वो काम आप कर लोगे। तो मैं खाली नाम लिख दे रहा हूँ, दिखा दिया मैंने, ये एंगल 90 90, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर हो जाएगा किसके, ए का साथी कोई नहीं था तो ई का साथी एफ था, तो दूसरे नंबर पे एफ और तीसरे नंबर पे ओ। तो ए बी ए ई ओ जो है ए ई ओ वो डी एफ ओ के सिमिलर हो गया। कैसे, डबल ए से। और जब ये सिमिलर हुआ
तो फिर मैंने कहा रेशो तैयार कर लेते हैं, पहले दो बंदे ए ई अपॉन पहले दो बंदे डी एफ, ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ई ओ अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो मैंने कहा भाई मेरे को इस वाले की और इस वाले की ज़रूरत है, कि इनको उठा लो, बीच वाले की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ए ई अपॉन डी एफ जो कि आ रहा है वो मेरा ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ए ई अपॉन डी एफ की जगह ये लिख दो ए ओ अपॉन डी ओ, जो कि मुझे चाहिए था। क्लियर हो गया? सिमिलैरिटी का जुगाड़ नहीं बैठ रहा था इन दोनों ट्रायंगल का, तो मैंने परपेंडिकुलर बनाया, हाफ बे साइड करा, यहाँ कट के ए ई अपॉन डी एफ आ गया। मेरी नज़र फौरन वहाँ पड़ी कि ए ई अपॉन डी एफ आ रहा है और ए ओ अपॉन डी यू चाहिए। दोनों ट्रायंगल पकड़े, सिमिलर कर लिया, काम हो गया, डन। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये वाली एक्सरसाइज आज स्टार्ट करते ही मैंने बताया था कि बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, बड़े मज़ेदार, बड़े इंटरेस्टिंग से आसान आसान से क्वेश्चन है। एक्चुअली है क्या कि सिमिलैरिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिमिलैरिटी वाला ही खेल जो है वो यहाँ चल रहा है, सिमिलर कर दो और फिर आगे बढ़ो। तो मतलब वैसा ही सा काम लग रहा है कि हाँ यार ठीक है सिमिलैरिटी है, एक उसी में एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भैया ट्राइंगल है सिमिलर। अच्छा ठीक है, सिमिलर है और ट्राइंगल सिमिलर है और इनका एरिया भी इक्वल है। वो कह रहा है प्रूफ कर दो कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर ट्राइंगल है सिमिलर तो मैं पहले वो काम कर लेता हूँ जो मुझे पता है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मैं लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फिर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर जो होता है, भाई रैंडमली मैंने अपने आप से नाम ले दिया, क्वेश्चन में कुछ गिवन भी नहीं था, रैंडमली नाम लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है, इसका रेशो जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ये मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ जो मैंने क्लास स्टार्ट करते ही बताई थी, सबसे बेसिक चीज़, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट हमने पहली बार सीखा था आज। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो इस तरह से ऐसा ऐसा सीन होगा। ठीक है भाई, ये सीन है, ये इतना मैंने लिख लिया, ये हो गया मेरे पहली लाइन का इस्तेमाल। अब उन्होंने दूसरी लाइन में ये कह दिया कि भैया एरिया है बराबर, ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का एरिया बराबर है। तो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी को तो ए बी सी रहने देते हैं और एरिया ऑफ पी क्यू आर की जगह भी एरिया ऑफ ए बी सी लिख देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो है बराबर, ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का एरिया बराबर है। तो ए बी सी को तो यही रहने दिया और पी क्यू आर की जगह भी मैंने कह दिया एरिया ऑफ ए बी सी ही है, क्योंकि दोनों के एरिया हैं बराबर, इज इक्वल टू, ये सारा सीन मैंने सेट कर दिया, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर। अब क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम, तो कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। हो गया। अब एक एक रेशियो को पकड़ पकड़ के एक एक बार सॉल्व करते जाओ। मैंने क्या यार, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर जो है वो हो गया 1, 1 हो गया ना रेशियो कट के। तो जब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर 1 है तो अंडर रूट कर दो, स्क्वायर हटा दो, वो भी 1 हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 और यहां से पी क्यू को ऊपर भेज देंगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। सही है भाई, सीन सेट हो गया। सिमिलरली सारे काम ऐसे ही होने वाले हैं, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा, और सेम भाई बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू वन, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो मेरा बी सी इज इक्वल टू भी क्यू आर आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे सेम चीज़ जो मैंने ये करी वही बी सी अपॉन क्यू आर के लिए करूंगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा। सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू पी आर। मैंने बताया था आप लोगों को अगर एक ही चीज़ लिख रहे होते हैं तो फिर ये बोर्ड्स में भी जेन्युइन चीज़ मानी जाती है। आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि भाई बिल्कुल सेम कहानी है, फिर वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, सिमिलरली लिख दिया। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, ए सी इज इक्वल टू पी आर है, तीनों साइडें इक्वल हो गई। भाई सिमिलैरिटी की कंडीशन ये होती थी कि रेशो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ये होता है, तो सिमिलैरिटी होती है, और अगर साइड्स एग्जैक्टली इक्वल आ जाती हैं तो फिर वो कॉन्करेंसी होती है। मैंने सिमिलैरिटी की पहली एक्सरसाइज होती, यानी हमारी परसों वाली जो क्लास थी, जो पहला लेक्चर था सिमिलैरिटी का, उसमें मैंने बताया था कॉन्करेंसी के बारे में भी थोड़ा सा। तो साइड हमारी इक्वल हैं, तीनों साइडें इक्वल आ गई, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर। यानी अगर मैं ऐसा एक ट्राइंगल बना दूं तो तीन साइड के बराबर हो गई, हेंस ट्राइंगल कॉन्करेंस हो गए एस 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 कॉन्करेंसी से। इन्होंने ऐसा कुछ कहा है
कि ए बी और पी क्यू बराबर हमने कर दिए, बी सी और क्यू आर बराबर कर दिए, और ए सी और पी आर हमने बराबर कर दिए। तीनों साइड बराबर हो गई। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर एस 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 कॉन्ग्रेंट सी। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर थे, रेशियो लिख दी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्योंकि दोनों एरिया इक्वल थे, बराबर हो गए, कट गए, और उसके बाद बहुत आराम से एक एक रेशियो पकड़ पकड़ के सॉल्व करते गए। साइड सारी बराबर आ गई, सारी साइड बराबर आ गई, ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, और ये डी जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स हैं। डी इस साइड का मिड पॉइंट है, ई इस साइड का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है। कोई मीडियन नहीं बनाई, देख रहे हो आप, कोई मीडियन नहीं बनाई। मीडियन फिर ये होता है कि एक लाइन ऐसे आ रही है और फिर वो दो हिस्सों में बांट रही है। यहाँ कोई मीडियन नहीं है, डायरेक्टली हमने मिड पॉइंट बनाया है। क्वेश्चन में गिवन है डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है, और इन्होंने कहा है भाई कि रेशो निकालो कौन कौन से ट्राइंगल का, ए बी सी जो बड़ा वाला बाहर का ट्राइंगल है, और जो अंदर जो बन गया छोटा ट्राइंगल डी ई एफ। तो मैंने डी ई एफ को ज्वाइन करा, तो बड़ा ट्राइंगल ए बी सी और छोटा ट्राइंगल डी ई एफ, इनका हमें क्या करना है, इनके एरिया का रेशो निकालना है। फिर वही चीज़, जब तक आप सिमिलर नहीं प्रूफ कर सकते तब तक आप आगे बात क्या करोगे, तो इनको सिमिलर प्रूफ करना ज़रूरी है। तो एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मैं याद दिलाता हूँ आपको। मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, मिड पॉइंट थ्योरम का कहना ये होता था कि भाई अगर ए बी सी है, 9th की थ्योरम है ये, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट है जो कि ये भी मिड पॉइंट है, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और डी ई जो है वो हाफ हो जाएगा बी सी के। ये इसके पैरेलल भी होगा और ये इसका हाफ होगा। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम 9th की थ्योरम है ये। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैंने कहा यार ऐसा ही तो कुछ हो रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ, ये मिड पॉइंट है डी और ये भी मिड पॉइंट है एफ, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, डी एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। भाई डी एफ इस पूरे बी सी के पैरेलल हो गया, और डी एफ जो है वो इस बी सी के हाफ हो जाएगा। भाई सेम चीज़ है, बस वो मैंने ऐसा ज्वाइन नहीं करी हुई चीज़ें, वही मिड पॉइंट थ्योरम, ये एग्जैक्ट यही मैंने लिख दिया, 9th में यही चीज़ होती थी। तो डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल, और डी एफ जो है वो बी सी का हाफ, ये हो गए हमारे मिड पॉइंट थ्योरम। सही है, अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ इसको, इतने को, ये जो ऐसे तिरछी फिगर बन रही है डी एफ ई बी, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के चक्कर में जुगाड़ में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा यार देखो, अगर ये डी एफ इस पूरे के पैरेलल है तो छोटा हिस्सा ले लूंगा, उसके भी तो पैरेलल ही होगा। अगर ये दो लाइनें ऐसे पैरेलल जा रही हैं, तो मैंने कहा पूरी साइड मत लो, इतना पूरा हिस्सा मत लो, थोड़ा सा हिस्सा ले लो। पैरेलल तो जब भी माना जाएगा ना, अगर वो पैरेलल है उसका थोड़ा हिस्सा वो भी पैरेलल ही माना जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा करो कि अगर ये डी एफ इस पूरे बी सी के पैरेलल है, तो अगर इतना छोटा हिस्सा ले लूँ बी ई, उसके भी तो पैरेलल माना जाएगा, यानी डी एफ जो है वो बी ई के पैरेलल है। तो डी एफ जो है वो पैरेलल हो गया किसके, बी ई के। और डी एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी लिखा था, तो मैंने कहा यार बी सी का आधा क्या है, तो समझ में आया कि अरे यार ये तो मिड पॉइंट था, इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया था, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब आधा आधा हिस्सा बटा हुआ है, तो बी सी का आधा क्या हो गया, बी ई। तो यहाँ से मैंने कह दिया यार डी एफ जो है वो बी ई के बराबर है। भाई पैरेलल तो अपना कुछ भी कर दो, कितना भी हिस्सा लेना है, तो मैंने क्या पूरे के है पैरेलल, तो बी के भी पैरेलल हो जाएगा। पर इक्वल में आप ऐसे ही नहीं किसी को कह सकते थे, बट स्पेशली इन्होंने यहाँ मिड पॉइंट बोला था, तो मैंने कहा इस पूरे का मिड पॉइंट है ये डी, ये ई, यानी बी ई जो है वो इसका आधा है, तो हाफ ऑफ बी सी बी ई हो गया। ये चीज़ हो गई। अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे अगर आए, तो पैरेललोग्राम कैसे होता है, अगर सेम पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो चीज़ फिर पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो यहाँ से डी एफ जो है वो बी ई के पैरेलल भी है, और डी एफ जो है वो बी ई के इक्वल भी है। इस हिसाब से डी एफ ई बी जो है वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम हो गया, डी एफ ई बी पैरेललोग्राम। क्लियर है। इसी तरह से मैं और भी चीज़ों को पैरेलल, जैसे मैंने डी एफ ई बी को पैरेललोग्राम प्रूफ करा, सिमिलरली मैं डी एफ सी ई इधर वाले को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकता हूँ। तो सिमिलरली का काम चलेगा। मैंने बताया था कि अब आपको पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दोगे डी एफ सी ई, डी एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम, डी एफ सी ई भी पैरेललोग्राम हो गया। हो गया, बस अपना सीन सेट है, और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। दो ट्राइंगल को, जो छोटे और बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ करना था, हो गया जुगाड़। जब ये वाला ट्राइंगल सॉरी, ये वाली चीज़ डी एफ ई बी
DFEB अगर पैरेललोग्राम है DFEB तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रॉपर्टी हमने सिमिलैरिटी वाले एक्सरसाइज में भी जो है वो एक क्वेश्चन में यूज़ करी थी। तो ये और ये बराबर हो गए भाई, क्यों? ये देखो DFEB तो ऑपोजिट एंगल्स ये और ये बराबर हो गए। डन है। अभी आ जाओ इस पे DFCE पे जो प्रूफ करा है। DFCE तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए भाई, पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखो, ये ऐसा, ये इतना, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, हो गया। ये पैरेललोग्राम की नज़र में रखते हुए और मैंने फिर ये दोनों एंगल बराबर कर दिए, सिंगल सिंगल निशान ये इसके बराबर, डबल डबल निशान ये इसके बराबर। डन हो गया। अब आ जाओ ट्राइंगल्स पे अपने, जो हमें ट्राइंगल की बात करनी थी। बड़ा ट्राइंगल ABC, छोटा ट्राइंगल DEF। भैया बड़े ट्राइंगल का B छोटे ट्राइंगल के F के बराबर हो गया, बड़े ट्राइंगल का C छोटे ट्राइंगल के D के बराबर हो गया, हो गई कहानी डन। ये मैं मिटा दूं, ये जो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लिखी थी, तो भाई ये काम हो गया। और ये काम करने के बाद अब जो है वो डायरेक्टली मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। एक जब बड़े का A लिया था, छोटे का कुछ यूज नहीं करा, तो अभी छोड़ दो। बड़े का B के साथ छोटे का F आया, तो बड़े के B के साथ छोटे का ये F आ गया, और बड़े के C के साथ छोटे का D आ गया, तो ये D आ गया, और बचा हुआ क्या रह गया, E। तो ABC जो है वो EFD के सिमिलर हो गया, डबल ए सिमिलैरिटी हो गया। डबल ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर कर दिया। अभी भी काम अपना पूरा हुआ नहीं है, हमें इन्होंने रेशियो पूछी थी, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ EFD। ABC अपॉन EFD की बात हो रही थी, ABC का एरिया अपॉन EFD का एरिया। तो लिख सकते हैं हम क्या, AB अपॉन EF, BC अपॉन FD, जो समझ में आए वो लिख दो। तो मैंने क्या, ऐसा करते हैं, BC अपॉन FD लिख देते हैं, इसका स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते थे, है ना। मैं क्या लिख देते हैं, BC अपॉन FD का स्क्वायर। अब अगर मैं वहां से देखूं, अब मुझे ये भी है कि यार अब वैल्यूज तो पता नहीं है, बट मिड पॉइंट थ्योरम से कुछ चीजें हमारे पास आई हैं। ये था FD और ये देखो, ये जरूरी नहीं इसका यहाँ से ले सकते, अगर कोई और ले ली होती मैंने साइड AB अपॉन EF अगर ली होती, तो AB ये रही और EF ये रही, वही सेम चीज होती मिड पॉइंट थ्योरम, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो कोई से भी ले सकते थे, मैंने ये ले ली BC अपॉन FD। यहाँ से मुझे पता है FD और BC का, ये FD है ये BC है, FD जो है वो हाफ ऑफ BC है, तो FD हाफ ऑफ BC है, तो BC की जगह मैं लिख सकता हूँ कि BC डबल है FD का, उधर भेज दो, BC इज इक्वल टू 2FD, तो BC की जगह 2FD और अपॉन FD। FD से FD कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4:1, ये हो गई रेशियो। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा अलग था, थोड़ा डिफरेंट था, उतना आसान नहीं था जितने बाकी सिंपल सिंपल हो रहे थे। थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा एक पिछला काम आ गया मिड पॉइंट थ्योरम, वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है अगर पुरानी क्लास का यूज हो जाता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, पैरेललोग्राम प्रूव करा, यहाँ से ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो फिर उसके बाद सिंपल रेशियो लिख दी, BC अपॉन FD। हमें पता है कि यार मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ये इसका हाफ है, तो BC जो है उसका डबल हो गया, लिख दिया, कट गया, 4:1 आ गई रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये भाई लास्ट एक्सरसाइज जो हमने पिछली करी थी 6.3, उसके लास्ट क्वेश्चन का बिल्कुल कॉपी है, मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ करनी है। इन्होंने कहा है कि ये दो ट्राइंगल हैं, सिमिलर हैं, और कह रहा है कि AD और PM जो है वो है मीडियन, AD और PM मीडियन है। तो इसने ये कहा है कि भाई ये प्रूफ कर दो कि एरिया ऑफ ABC जो है और अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये जो है वो AD अपॉन PM के स्क्वायर के बराबर है। ये हमसे प्रूफ करवा रहा है, ये टू प्रूव है, ये टू प्रूफ कह रहा है। और गिवन क्या दिया, गिवन में दिया है कि ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है, तो कह रहा है कि जो रेशियो होता है ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन, वो उसके मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने कहा यार मीडियन की तो बात हुई नहीं थी, हमने जो स्टार्ट करा था वो साइड के इसके बराबर किया था। तो असल में करना क्या है, इन्होंने गिवन दे रखा है, गिवन में यहाँ दे रखा है कि ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दे रखा है। मैंने कहा यार अगर सिमिलर होते हैं तो फिर क्या सीन चलता है, फिर सीन ये चलता है कि ABC अपॉन PQR का रेशियो जो होता है वो इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर।
ये तो हमें पता ही है। पर उसने कहा नहीं भाई ये तो है, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन पहले से। वो कह रहा नहीं भैया वो प्रूफ करो, वो AD अपॉन PM लगाओ यहाँ पे। तो करना क्या है, 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था कि AB अपॉन PQ जो है वो AD अपॉन PM के बराबर प्रूफ करना था। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ करनी है। अगर AB अपॉन PQ की जगह मैं AD अपॉन PM ले आया तो यहाँ रख दूंगा और हो गया प्रूफ। तो मुझे AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM का मामला चाहिए, यानी मुझे ये दोनों ट्राइंगल करने हैं सिमिलर। और ये हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में करा था। मैं क्विक रिकैप भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी यहाँ से डन हो जाएगा। तो कैसे करा था, हमने कहा यार अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR होता है। इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो रेशियो इक्वल होती है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR होता है। मैंने कहा यार ऐसा करो BC का आधा कर दो और QR का आधा कर दो, यही काम करा था। और BC का आधा क्या था, मैंने कहा BC का आधा BD होगा क्योंकि ये मीडियन है तो दो बराबर हिस्से हैं। तो BC का आधा हो गया BD। तो यहाँ मैं लाइन डाल के ऐसे लिख देता हूँ कि AB अपॉन PQ जो है BC का आधा क्या हो गया BD। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, बस वो क्या है कि यहाँ पे एरिया के टर्म में आ गई बात। तो BC का आधा BD और QR का आधा जो है वो हो गया QM। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, दो साइड की रेशियो आ गई। तीसरी क्या चीज होगी, जब मेरे ये दोनों ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो वहां से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। भाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो बस यहाँ से काम हो गया। दिस अपॉन दिस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, दो चीजें हो गई और एंगल ये इसके बराबर है। तो जब ये चीज हो गई तो मेरा ये ABD सिमिलर टू PQM, ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM। ये इतना काम हो गया। और जब ये चीज हो गई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए, तो मैं वहां से कह दूंगा कि भाई फिर AB, ये पहले दो बंदे और यहाँ के पहले दो बंदे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD चाहिए था ना मुझे, पहला और तीसरा, AD और अपॉन यहाँ से पहला और तीसरा AD अपॉन PM हो गया। AB अपॉन PQ की जगह AD अपॉन PM उठा के रख दो, स्क्वायर जो उसने कहा था वो आ गया। तो क्या होता है ना, क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से करा होता है तो आपको याद होता है और एग्जाम में भी जब आएगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि अरे यार ये तो वैसा वाला है, इसमें कोई फर्क थोड़ी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो ये अलग नहीं था, बट दिखाया ऐसे ही, इन्होंने दिखाया ऐसे ही कि हमें लगा अलग है। एरिया का रेशियो जो है वो मीडियन के स्क्वायर के बराबर, बट हमने रिलेट कर दिया कि अरे यार ये तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है। बस करना क्या है, ये सारी चीज़ें हैं ही हमारे पास। जब वो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो अपने आप आ जाता है। बस यहाँ पे AB अपॉन PQ की जगह AD अपॉन PM करना था और वो काम हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके थे। ठीक है, बड़े ट्रायंगल सिमिलर थे, छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM लिया है और यहाँ पे लगा दिया। क्वेश्चन हो गया डन। आखिरी क्वेश्चन और रह गया है, वो फटाफट से कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है। तो भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए भी और अपनी क्लास के लिए भी, आज की क्लास के लिए। कल फिर 6.5 स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ स्क्वायर बना दिया, मैं समझाता हूँ इसमें है क्या। सबसे पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी समझा दूँ। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बताऊँ। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कुछ भी हो सकती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइडें बराबर हैं। मान लो A है, मान लो B है, मान लो सबकी साइडें A है, तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 A²। अगर यही साइड A ना होके B होती, सारी साइडें B है, तो मैं कहता √3/4 B²। मतलब कहने का ये है कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो भी साइड है बस उसका स्क्वायर, √3/4 इंटू जो भी साइड है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो मैंने कहा भैया ये स्क्वायर है, मैं क्वेश्चन देख लोगे आप, पता है क्या नहीं है, पर मैं अभी अपने अलग तरीके से ही कहानी चालू कर रहा हूँ। ये मेरा स्क्वायर है, मैंने कहा यार ये सबसे पहले मैं डायगोनल की लेंथ निकाल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इसका डायगोनल चाहिए, अभी देख लेंगे, डायगोनल की जरूरत यहाँ पड़ रही है। क्वेश्चन में देखोगे तो डायगोनल की बात करी है इसने। तो मैंने कहा यार पहले ये स्क्वायर बना हुआ था, सारी साइडें कुछ दी नहीं थी, मैंने खुद ही से मान ली कि सारी साइडें A है क्योंकि स्क्वायर है। अब मैंने कहा यार यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करते हैं। डायगोनल ड्रॉ कर लिया, नाम भी रख लेता हूँ चलो, ABCD। तो क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, ये भी 90 है, तो मैंने कहा सबसे पहले डायगोनल निकाल लेता हूँ BD। तो BD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर यानी कि A² प्लस दिस स्क्वायर A², यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, A² प्लस A² जो कि हो गया 2A²। तो ये मेरा BD का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से अगर मैं BD निकालना चाह रहा हूँ तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 का अंडर रूट 2 और A² तो बाहर आ जाएगा √2A। ये मेरे पास इसकी लेंथ आ गई डायगोनल की।
सही है। ये मैंने करा क्यों, ये सब ड्रामे क्यों करे। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था कि भाई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप कहाँ बनाओगे, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। मतलब कोई भी साइड पकड़ लो, ये 4 साइड है, कोई सी भी साइड पकड़ लो, वहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। तो मैंने क्या ऐसा करते हैं, ये बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे। लो भैया ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसकी साइड ए थी तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये एक मेरा साइड वाला ट्रायंगल बन गया। मैंने कोई एक साइड पकड़ी और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। तो इन्होंने कहा इसका एरिया भी निकाल लो। मैंने कहा ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया भी मैंने बताया था आपको क्या होता है, √3/4। इसकी साइड कितनी है, ए, तो A²। ये हो गया इसका एरिया। फिर उसने कहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ बनेगा, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल पे बनेगा, तो इसलिए मैंने डायगोनल की लेंथ निकाली ताकि मुझे पता तो हो कि साइड है क्या। तो ये डायगोनल बना है, तो इसका ट्रायंगल थोड़ा देख लो बड़ा सा है, इसकी साइड तो थोड़ा बड़ा सा ही बनेगा। यूं ऐसे करके मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये बन गया। तो भाई जब इसकी साइड √2 है तो सारी की सारी √2 होंगी, तो मैंने कहा इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर। अब साइड है क्या यहाँ पे साइड है √2a, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। तो ये कहानी हो गई। ये सारा क्यों काम करा मैंने, डायगोनल वायगोनल क्यों निकाल दिया। इन्होंने ये कहा है कि भाई आप एक ट्रायंगल लेना और उसको आप बनाना डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, और एक ट्रायंगल आप बनाना स्क्वायर के डायगोनल को लेके। तो उनमें जब आप देखोगे एरिया का जो रेशियो आएगा वो 1:2 का आएगा। ये वाला जो एरिया होगा साइड वाला वो डायगोनल वाले के आधा होगा। तो वही काम कर रहे हैं। स्क्वायर ले लिया, सारी साइड ए थी, मैंने कहा भाई ये तो बहुत आराम से √3/4 A² आ गया। फिर बस मैंने काम करा क्या, डायगोनल की लेंथ निकाली है। डायगोनल की लेंथ निकाल ली, वही मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ हो गई। तो अब एरिया निकाला √3/4 और इसकी लेंथ क्या थी, √2 है। मतलब सारे के सारे, ये भी √2 है, ये भी √2 है। मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ऑन दी डायगोनल, और उसका एरिया हो गया √3/4 इंटू ये साइड थी तो इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लूँ अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, √3/4 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 और A²। अब भाई देख लो, साफ साफ नजर आ रहा है, काट दोगे ये √3/4 A² और वो देखो √3/4 2A² आ रहा है। डायगोनल वाला कैसा है, डबल है इस साइड वाले के। यही इन्होंने कहा था प्रूफ करने के लिए। तो यार आज की क्लास के लिए इतना ही हो गया, और ये हमारी एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो गई 6.4। अभी बचे 6.5 पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी सी बड़ी भी है और कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं। लास्ट के आपके 3 क्वेश्चन हैं, वो थोड़ा अच्छे हैं, आते भी हैं प्रूफ करने के लिए। जो भी सारी चीज़ें रेगुलर करते रहो। टाइमिंग अपना ये रहेगा 5 बजे 6 बजे साढ़े कुछ इसी अराउंड में आपकी जो है वो रोज़ वीडियो डलेंगी। 5 का 6 होगा, इसी तरह से रहेगा, मतलब 5 6 साढ़े 6 यही टाइमिंग के बीच में ड्यूरेशन में रोज़ की रोज़ आपकी वीडियो चलेगी। तो कोशिश करो मिस नहीं करो, बाद में देख लो, कभी भी जैसे भी देख लो, वीडियो पड़ी हुई है, पुरानी वाली वीडियोस भी हैं, सबकी प्लेलिस्ट इसीलिए बना दी है आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। पढ़ाई में अच्छे से करते रहो, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, कमेंट में आप बता दो, तो आपके वो जो डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। कल मिलेंगे, 6.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।